सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं जो शायद अभी तक यूट्यूब पर नहीं हुई है। तो वेलकम टू एल नीट वर्ल्ड SYA। आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेकर 12th का आखिरी चैप्टर अमाइंस तक यानी टोटल 6 चैप्टर्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहले GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर हाइड्रोकार्बन्स, फिर अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड, उसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर, फिर अल्डिहाइड कीटोन एंड देन द लास्ट चैप्टर अमाइंस। चलिए आइए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 200 साल पहले 1780 में, जब बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट ने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं उनमें एक वाइटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है कंपाउंड बनाने के लिए। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एफ वोहलर ने कहा कि नहीं, एफ वोहलर ने कहा कि मैं तुम्हें यूरिया बनाकर दिखाता हूँ एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तुम्हें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाकर दिखाता हूँ। उन्होंने क्या किया, NH4CNO को हीट करा लैब में, तो NH2 बन गया। इसको आप यूरिया कहते हैं। तो यानी उन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाकर दिखा दिया। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, ये दूसरे नंबर पे थे। एक और साइंटिस्ट उसके बाद आए जिनका नाम था कोल्बे। उनके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बर्थलेट। तो कितने साइंटिस्ट हो गए? टोटल 4 साइंटिस्ट हो गए। कोल्बे ने कहा कि मैं तुम्हें मीथेन बनाकर दिखाऊंगा, इनऑर्गेनिक से हो। बर्थलेट ने कहा कि मैं तुम्हें कोल्बे ने कहा कि मैं तुम्हें एसिटिक एसिड बनाकर दिखाऊंगा, और बर्थलेट ने कहा कि मैं तुम्हें क्या दिखाऊंगा, मीथेन बनाकर दिखाऊंगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये सारे ने, इन सब ने मिलकर बर्जीलियस की थ्योरी को गलत साबित कर दिया। आइए आगे बात करते हैं। हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले कुछ बातें पता होना चाहिए, जैसे कि हमें ये पता होना चाहिए कि शेप ऑफ कार्बन क्या होता है, कार्बन का नंबर क्या होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसको हम लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p2। यानी अगर हम लास्ट वाले शेल की बात करें तो ये ऐसा होता है दिखने में। उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2p2 में। और कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी है, यानी उसके पास 4 वैलेंसी होती है, s भी 2 में ही है, तो s का बना लेते हैं 2s2 और 2p2। यानी कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती हैं। कार्बन किसी से भी बॉन्ड 4 बार बना सकता है। हो सकता है वो अपने साथ ही बॉन्ड बना ले। अपने साथ बॉन्ड बनाने को कहते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। यानी अगर कार्बन अपने साथ ही बॉन्ड बनाता चला जाता है तो उसको हम कैटेनेशन प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। और कार्बन लगभग इनफाइनाइट वैल्यू तक बना लेता है। इसका एक एग्जाम्पल है C60, जिसको हम बकमिंस्टर फुलेरिन कहते हैं। बकमिंस्टर फुलेरिन भी इसको कहा जाता है, आप याद रखिएगा। इसको कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। अच्छा, हम ये भी याद रखना चाहिए, कहीं पर कार्बन प्लस के रूप में मिलता है हमें, कहीं माइनस के रूप में मिलता है, कहीं ऐसा मिलता है जिसको हम फ्री रेडिकल भी कहते हैं। ये sp3 होता है, sp2 होता है, सॉरी, ये वाला sp3 होता है और ये वाला फिर से sp2 होता है। कहीं पर कार्बन हमें डबल बॉन्ड बना हुआ मिलता है, कहीं पर कार्बन हमें सिंगल बॉन्ड वाला मिल जाता है, कहीं पर हमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के रूप में दिखाई देता है। सबके अलग अलग। इसका ये वाला मिल जाए तो आप कहेंगे कि ये दोनों कार्बन जो है वो sp हैं, और अगर ऐसा मिल जाए तो आप कहेंगे ये दोनों कार्बन sp3 हैं, और अगर ऐसा मिल जाए तो आप कहेंगे कि ये दोनों कार्बन क्या हैं, sp2 हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि जो मैंने 3 बॉन्ड वाले कार्बन की बात करी, अगर हम इसकी बॉन्ड लेंथ की बात करें वो होती है 120 पिकोमीटर। अगर हम इसकी बॉन्ड लेंथ की बात करें वो होती है 154 पिकोमीटर, 54। और अगर हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बात करें तो इसकी जो है बॉन्ड की लेंथ होती है 134 पिकोमीटर। ठीक है। अगर हम इसकी एनर्जीज की बात करें तो 3 वाले बॉन्ड की सबसे ज्यादा एनर्जी होना चाहिए, तो इसलिए उसकी होती है 823 किलो जूल पर मोल। यानी इसको तोड़ने में 823 किलो जूल पर मोल हमें एनर्जी यूज करना पड़ेगी। और अगर हम बात करें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की तो वो होती है 348 किलो जूल पर मोल। और अगर हम बात करें इस वाले डबल कार्बन के तो इसकी एनर्जी होती है 348 तो 1 कार्बन वाले की होगी तो 681 किलो जूल पर मोल। ये हम इसमें देख सकते हैं कि जैसे जैसे कार्बन के बीच की लाइंस, यानी वो उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जा रहा है, यानी अगर हम किसी को एक रस्सी से बांधे तो वो उसको छुड़ाना आसान होगा। इसी तरीके से कम जिसके बीच में बॉन्ड्स हैं उसकी एनर्जी कम है, जिसके बीच में बॉन्ड ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा। आगे हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर कि हमें ये पता होना चाहिए कार्बन कैटेनेशन बनाता है, हमने देख लिया। कार्बन कभी कभी पाई बॉन्ड्स भी बनाता है। ये जब बॉन्ड बनता है तो ऊपर वाला बॉन्ड पाई कहलाता है, ये वाला बॉन्ड पाई कहलाता है, तो इसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं। इसमें अगर 2 बॉन्ड बने हैं तो ऊपर के दोनों बॉन्ड पाई कहलाएंगे, नीचे वाला बॉन्ड सिग्मा कहलाएगा। और कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए हैं, जिसमें मीथेन में ऐसा ही होता है, तो ये वाले सारे बॉन्ड सिग्मा हैं, ये वाला बॉन्ड भी सिग्मा, ये भी सिग्मा है। ये कार्बन से जितने बॉन्ड बने हुए हैं हाइड्रोजन सब सिग्मा है। तो हमें गिनना आना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आप गिन दीजिए, तो हमें काउंट करना आना चाहिए। अगर हम देखें तो एक चीज और देख सकते हैं
कभी कभी मैं ऐसा स्ट्रक्चर दिया होता है, मैं आपको दिखाता हूँ बनाकर, ऐसा ऐसा ऐसा, तो यहाँ पर ये भी कार्बन होता है, 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 ये 4 कार्बन है। यानी अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है, CH2 CH2 CH2, यानी मैंने हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी फुलफिल करने के लिए, क्योंकि 4 होना चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन से वैलेंसी फुल हो गई, एक इससे हो गई। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर, इसको ऐसे बॉन्ड लाइन में बना देते हैं, ऐसा 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 बना है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन जुड़े हुए हैं। अब आगे जाते हैं, हमें पता होना चाहिए कि अगर कहीं पर हमें ऐसा बना हुआ दिख रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा, इसको हम कहते हैं सॉलिड, इसको हम कहते हैं सॉलिड। इसका मतलब होता है कि जब हम देख रहे हैं ना उस वाले जैसे कार्बन से अगर हाइड्रोजन ऐसा बना हुआ दिख रहा है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन हमारे पास है। जब हम स्पेक्ट्रोमीटर देखेंगे तो हाइड्रोजन टुवर्ड्स द व्यूअर है, जो देख रहा है उसकी तरफ है। और अगर कभी कार्बन से ऐसा 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 बना आ गया हाइड्रोजन, इसका मतलब होता है ये डैश है, डैश तो इसका मतलब होता है कि कार्बन से हाइड्रोजन अवे है, दूर है, हम जो देख रहे हैं हमसे दूर है। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। नीचे बात कर लें या दूसरा पेज ले लेते हैं? चलिए आइए हम दूसरा पेज ले लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं ए साइक्लिक, जिनमें साइकिल नहीं होती, या उन्हें ओपन भी कहते हैं। एक होते हैं साइक्लिक, या हम उन्हें क्लोज्ड भी कहते हैं। साइक्लिक में भी 2 प्रकार के कंपाउंड्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं। एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि साइक्लिक के अंदर 2 प्रकार के कंपाउंड होते हैं, एक होता है होमोसाइक्लिक और एक होता है हीटेरोसाइक्लिक। यानी होमोसाइक्लिक मतलब जिसमें सेम सेम साइकिल्स आएंगी, यानी अगर ऐसी रिंग का साइकिल्स आई या ऐसी साइकिल्स हैं तो सारी रिंग्स में ऐसी साइकिल होंगी, उसमें चेंज नहीं होगा। हीटेरो का मतलब होता है अलग अलग, इसका मतलब होता है अलग। तो इसमें अलग अलग कंपाउंड्स जो है बनाए जाते हैं, जिसमें साइकिल अलग अलग देखी जाती हैं। जैसे मैं अगर आपको फ्यूरान का स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं तो इसे हम कहते हैं फ्यूरान, इसे फ्यूरान कहते हैं। और इसमें ये खासियत होती है कि इसमें हीटेरोसाइक्लिक कहलाता है, इसमें रिंग्स में ऑक्सीजन भी बीच में आया हुआ होता है। ऐसे ही स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो उसका भी होता है, उसका नाम है थायोफीन नाम है, थायोफीन का भी स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अगर आप स्ट्रक्चर देखें, आपने पिरिडीन का स्ट्रक्चर देखा होगा, पिरिडीन का स्ट्रक्चर, पिरिडीन कैसा होता है, और ऐसा पिरिडीन का स्ट्रक्चर, पिरिडीन तो वो भी ऐसे ही होता है। चलिए अब आगे हम बात करें अगर, तो होमोसाइक्लिक के अंदर भी 2 क्लासिफिकेशन किए गए हैं, जिसको मैं रेड पेन से बना देता हूँ। होमोसाइक्लिक के अंदर भी 2 क्लासिफिकेशन किए गए हैं, एक है एलिसाइक्लिक, एक है एरोमेटिक। एरोमेटिक के अंदर खुद 2 क्लासिफिकेशंस हैं। एक सेकेंड, आपको दिख रहा होगा, मैं जूम कर देता हूं थोड़ा सा। एरोमेटिक के अंदर 2 क्लासिफिकेशंस हैं। एक का नाम है बेंजोइड, जो बेंजीन रिंग जैसा दिखता है। एक होते हैं नॉन बेंजोइड। नॉन बेंजोइड में हम एग्जांपल देखेंगे, ट्रोपो, इसको हम कहते हैं, इसको ट्रोपोलीन। और बेंजोइड में हम बेंजीन जानते हैं, ऐसा वाला बेंजीन होता है जो। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए ताकि आपको एक बात समझ में आ जाए, ओवरव्यू आपको मिल जाए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कैसे होती है। ए साइक्लिक की अगर हम बात करें तो इसमें सिंपल जो स्ट्रक्चर होते हैं मैंने अभी आपको बनाकर दिखाए थे, ऐसे वाले ये सब ए साइक्लिक भी, इनमें कोई साइकिल नहीं बन रही है। अच्छा, अब मैं बात करके आपको बताता हूँ आगे कि अब हम आगे उस पर चलते हैं। ये वाला हमें इतना ही पढ़ना था, क्योंकि इसमें हमने ये सीख लिया मोटे मोटे तौर पर कि कैसे क्या स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। हम आपको आगे दिखाते हैं कि क्या होने वाला है। अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना पेपर नहीं बनता, तो नोमेनक्लेचर हमें आना बहुत ज़रूरी है। नोमेनक्लेचर देने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था, उसका नाम है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसमें कुछ कॉमन नेम्स होते हैं, कुछ नेम्स हमें देना पड़ते हैं। कुछ कॉमन नेम्स हम वो याद कर लेते हैं, सम कॉमन नेम्स, या उन्हें हम ट्रिवियल नेम्स भी कहते हैं। ट्रिवियल नेम्स जैसे मीथेन किसको कहते हैं? कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है उसे मीथेन कहते हैं। जैसे
ब्यूटेन, ब्यूटेन क्या होता है? कार्बन के साथ जब चार कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, CH2 और CH3। अच्छा, एनिसोल, एनिसोल किसको कहते हैं? ऐसा बेंजीन रिंग आपके बना, बेंजीन रिंग को ऐसे गोला करके भी बना सकते हैं। बेंजीन रिंग बना हुआ आए और उसके ऊपर OCH3 लगा हो। जैसे आपका एसीटोन, कहीं लिखा हुआ एसीटोन, तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि एसीटोन क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड O और CH3। अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सब आगे आएगा। मैंने आपको कुछ नाम्स बता दी जो आप याद कर सकते हैं, और भी बहुत सारे नाम्स होते हैं, लेकिन हमने ये देख लिया, हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ रूल्स की जो हमें IUPAC में देखना ज़रूरी है, अदरवाइज हम नेमिंग नहीं सीख सकते। हम बात करते हैं IUPAC के रूल्स की। पहला रूल कहता है कि आप लॉन्गेस्ट चेन लीजिए, लॉन्गेस्ट चेन, यानी अगर कार्बन 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 की चेन है और यहाँ कार्बन की चेन 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ 4 कार्बन की आ रही है और इधर से मैं गिनूंगा 1 2 3 4 5, यहाँ 5 कार्बन की आ रही है, तो मैं इस चेन को चूज करूंगा, ना कि इस वाली को। ये है लॉन्गेस्ट चेन रूल। और दूसरा रूल कहता है कि ब्रांच जो है ना, अगर कोई ब्रांच आ गई है, जैसे कोई ब्रांच आ गई है या कुछ चीज़ लटक रही है चेन में, लटकना मतलब समझते हैं ना आप, ब्रांच है, तो ब्रांच शुड गेट लोएस्ट कार्बन। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ये आप देख सकते हैं, मैंने किताब हाथ में ली हुई है, मोबाइल हिल रहा है, एक सेकेंड, ठीक है। मैंने किताब हाथ में लिया, ये देखिए आप इधर से ये चीज़ ब्रांच है, ये लटक रही है। अगर इसको मैं इधर से नाम देना शुरू करूँ 1 2 3 4 5, तो ये 6वें नंबर पर है, इधर से 2 तो चौथे नंबर पर है, तो हम कहेंगे चौथा वाला सही, 6वां वाला गलत है। आपको बात समझ में आई? अब हम चलते हैं अगले रूल पर। अगला रूल कहता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करिए आप। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अगर कोई ए से आ रहा है तो उसे पहले लिखिए, फिर बी वाले को, फिर सी वाले को, ऐसा करना है हमें। जैसे हम अगर मिथाइल आ रहा है तो पहले मिथाइल लिखेंगे, उसके बाद कोई और चीज़ आ रही है अगर एन से, तो फिर एन वाली लिखेंगे, फिर टी वाली लिखेंगे, ऐसा है। उसके बाद एक रूल आता है जिसको हम कहते हैं रूट अल्केन रूल। ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि, जैसे मैं आपको बुक में ही दिखा देता हूँ, रूट अल्केन रूल क्या कहता है। रूट अल्केन रूल ये कहता है कि जैसे ये आपने देखा बना हुआ, इसमें हम 1 2 3, 1 पर और 3 पर मिथाइल दिख रहा है, लेकिन यहाँ से भी ये किसी चीज़ से अटैच है, तो हम इसको पूरे को एक साथ नाम नहीं देंगे, बल्कि इसको कहेंगे हम 1 पर 3 पर 2 बार डाई मतलब 2 बार मिथाइल अटैच है, और ये पूरा क्योंकि 4 कार्बन का 1 2 3 4, तो इसको हम ब्यूटाइल कहेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर ब्यूट है, उसके आगे IL लगा हुआ या किसी भी चीज़ के आगे IL लगा हुआ, इसका मतलब वो कहीं लटक रहा है, वो ब्रांच में मौजूद है, वो ब्रांच के अंदर है। IL का मतलब होता है सब्सटीट्यूट है वो। अगला रूल कहता है कि अगर आपको कहीं आइजो देखने को मिले या नियो देखने को मिले, कहीं पर आपको आइजो या नियो देखने को मिले, आइजो किस चीज़ को कहते हैं? आइजो इसको कहते हैं, ये कार्बन की चेन है, कार्बन, इसके ऊपर एक CH3 लगा हुआ, तो ये वाला पार्ट ना आइजो कहलाएगा। और अगर कार्बन की चेन है, कार्बन 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 कार्बन, ये लगा हुआ CH3, तो ये वाला पार्ट आपको नियो कहलाएगा। आइजो और नियो देखने को मिले वो तो आपको नेम के अंदर लिखना है, लेकिन अगर कहीं आपको सेकेंडरी या टर्शरी यानी 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बन देखने को मिल जाए, ऐसा कार्बन जो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से घिरा हुआ है, तो उसको आप नेम के अंदर नहीं लिख सकते, सेकेंडरी टर्शरी नेम के अंदर नहीं आएगा। ये बात आपको याद रखना है। अब मैं आपको एक आध दो नेम्स करके दिखाता हूँ। जैसे हाँ, साइक्लो जो पेंटेन है, उसका नाम हम साइक्लोपेंटेन ही क्यों बोलते हैं? कुछ लोगों का सवाल होता है, साइक्लोहेक्सेन को साइक्लोहेक्सेन ही क्यों बोलते हैं? उसको ऐसे हम 1 2 3 4 करके क्यों नहीं गिनते? उसकी वजह है IUPAC ने हमें कहा है, IUPAC के हम जो है बात मानते हैं, तो हम जो है अगर ऐसा कुछ बना हुआ है 6 कार्बन का और साइकिल में है, तो उसको डायरेक्ट उसका नाम करके साइक्लो लगाएंगे, और जितने कार्बन है उसको अल्केन, जैसे हम बोलते हैं ना अल्केन, तो वैसे ही उसका नाम के आगे पेंट है अगर, तो पेंट, और पेंट मतलब 6, और अगर हैग्स है, ये सब चीज़ें तो आपको आती होंगी, ये क्रैश कोर्स है, इसलिए इसमें कंसेप्ट नहीं सिखाए जा सकते, आपको क्रैश कोर्स कराया जा रहा है। और हैग्स है, 6 कार्बन है, तो हम हेक्सेन लगा देंगे। अगर ऐसा कुछ बना हुआ है तो इसको हम साइक्लो पेंटेन बोलेंगे। और अगर कुछ ऐसा बना हुआ है, मैं इधर बना के दिखा देता हूँ। एक चीज़ और है जिसको हम कहते हैं लोएस्ट नंबर रूल। लोएस्ट नंबर रूल ये कहता है कि अगर यहाँ से 2 मिथाइल अटैच हैं और अगर यहाँ पर एक इथाइल अटैच है, तो आप वहाँ से शुरुआत करिए जहाँ पर 2 चीज़ें अटैच हैं। जैसे इसको कहेंगे में हम 1 डाई मिथाइल, और इसमें पहले हम देखना था कि अल्फ़ाबेट भी हमें रखना है ख्याल, तो अल्फ़ाबेट का ख्याल रखते हुए हम पहले इथाइल लिखेंगे, 3 इथाइल, उसके बाद शुरू करेंगे 1 डाई मिथाइल, और उसका आखिरी में लिखेंगे इसका पूरा नाम साइक्लोहेक्सेन। यह है इसकी कहानी।
आप एक और बात जानते होंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, देखिए ये वाला जो अभी जियो से चल रहा है हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आ गया आपको तो आगे की चीज़ें भी आ जाएंगी। जैसे अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, इसको हम कहते हैं कीटोन फंक्शनल ग्रुप। इसको जो OH होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी या अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप। तो अल्कोहल वाले ये सब फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अगर ये कहीं पर आ जाए चेन में तो फिर हमें क्या करना है, हमें देखना है कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी सीरीज में आगे है। प्रायोरिटी सीरीज क्या होती है मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। उसमें सबसे आगे COOH होता है, फिर SO3H होता है, फिर COOR होता है, फिर उसके बाद होता है सबसे आगे ये है। सबसे आगे अगर ये आ रहा हो फिर ये भी आ रहा है तो आप पहले इसका नाम लिखेंगे अपने नाम लिखने में, फिर इसका नाम लिखेंगे। चलिए आगे चलिए। COR आता है, COCl आता है, CONH2 आता है, उसके बाद नीचे लिख देता हूँ मैं CN आता है, फिर आता है CHO यानी एल्डिहाइड, फिर आता है कीटोन, उसके बाद OH, उसके बाद NH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड C, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड C। ये कुछ चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी ताकि आप याद रखें। प्रायोरिटी सीरीज आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। इसको मैं एक और स्टार बना देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये आ गया जैसे CHO पहले आ रहा है अगर, तो आप CHO का नाम पहले लिखेंगे सीरीज में, उसमें आपके नेमिंग में IUPAC नेमिंग में, और C डबल बॉन्ड और कीटोन का नाम आप बाद में लिखेंगे, उसके बाद अल्कोहल का लिखेंगे, उसके बाद NH2 का। यानी प्रायोरिटी इसको देना पहले, ये सीरीज बताती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे अगर ऐसा बना हुआ है, ये बेंजीन है, OCH3 Cl CH3, तो इसका नाम आप कैसे लिखेंगे, 2 क्लोरो 4 मिथाइल, 4 पर मिथाइल है, एनीसोल। एनीसोल को हमने पीछे क्यों रखा, क्योंकि ये ट्राइबल नेम है, इसको हम पीछे रख सकते हैं। और 2 क्लोरो से हमने शुरुआत करी। जब भी ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आ जाएं अगर, तो उनसे आपको शुरुआत करना पड़ती है। एक तो अगर R आ जाए ना इसमें कंपाउंड में तो आपको उससे ही शुरुआत करना है, और अगर C6H5 पूरे बेंजीन में आ जाए तो उनकी ये प्रेफरेंशियल जो है प्रीफिक्स कहलाते हैं, सब्स्टिट्यूट प्रीफिक्स कहलाते हैं, इनको पहले लिख दिया जाता है। आपके अगर फ्लोरीन आ जाए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाए तो ये प्रेफरेंशियल प्रीफिक्स है, इनको पहले लिख दिया जाता है। जैसे मैंने यहाँ 2 क्लोरो लिखा, उसकी क्लोरो पहले लिखने की एक वजह ये भी है कि अल्फ़ाबेट में पहले आता है। उसके बाद मैंने मिथाइल लिखा, उसके बाद फिर एनिसोल लिखा, NO2 OR, ये सब चीज़ें प्रेफरेंशियल, इनको ये हैं प्रीफिक्स हैं, प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूट ऑलवेज, ठीक है। अच्छा एक और मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ CH3 लगा हुआ है, यहाँ CH3 CH3 CH2 CH3 है ना, यहाँ पर NH2 लगा हुआ है। तो इसको हम कहेंगे 4 इथाइल 2 मिथाइल और एनिलीन। यानी इसका भी हमने ट्राइबल नेम जैसे ऊपर लिखा था वैसे ही लिख दिया है। एक सेकेंड, अब अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। ये मैंने आपको कुछ नेमिंग्स की बता दी। अगर इसके बारे में आपको और जानना है तो आप NCERT की टेबल नंबर 12.6 पर देख सकते हैं। 12.6 ये टेबल है, इसमें इन लोगों ने बताया कैसे क्या करना है। अगर अल्केन है तो एन लगेगा, अल्कीन है तो इन लगेगा, आखिरी में सफिक्स और प्रीफिक्स में क्या लगेगा वो यहाँ बताया। ये देखिए आप टेबल नंबर 1.6, ये जो NCERT में दी है, NCERT का पेज नंबर है 337। ये देखिए आप 300, ये आप ज़रूर देखिएगा NCERT के पेज नंबर 37 पे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कब क्या करना है। अब हम आगे आते हैं, 1 मिनट, अब हम आगे जाते हैं। कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है, कोई बात नहीं। अब हम आगे जाते हैं, हम देखते हैं अब कि हम आइसोमेरिज्म की टॉपिक देखने जा रहे थे कि अब आइसोमेरिज्म NCERT ने कहा है कि आइसोमेरिज्म पढ़ो, तो हम आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म 2 प्रकार की होती है। एक होती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल यानी स्ट्रक्चर में चेंज आता है। एक होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्दर डिवाइडेड होती है 3-4 में। जैसे एक होती है चेन आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल के अंदर ही, एक होती है पोजीशन आइसोमेरिज्म, एक होती है फंक्शनल ग्रुप की आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है ना, एक होती है मेटामेरिज्म। अब मैं आपको इनको लिख के दिखाता हूँ कि ये क्यों इनके ऐसे नाम दिए गए हैं ब्लैक पेन से, ताकि आपको दिख जाए। चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है, 1 2 3 4 कार्बन लगे हुए थे, मैंने इसको चेन को ही बदल दिया, यानी इस कार्बन को मैंने 5 लगे हुए थे मान लीजिए,
तो मैंने इसको चेन को एक को कार्बन को यहाँ ले आया, तो ये चेन बदल दी मैंने, इसलिए कहलाती है चेन आइसोमेरिज्म। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होती है, जैसे सी, ये मैं हाइड्रोजन की वैलेंसी भर नहीं रहा हूँ, आप भर लीजिएगा। जहाँ एक वैलेंसी तो भर जा चुकी है, अब 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से भर ली, यहाँ 2 वैलेंसी भर ली, आप कर लीजिएगा, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होती है कि अगर CHO ग्रुप यहाँ लगा था, मैंने 1 2 3 कार्बन बनाया, CHO ग्रुप यहाँ लगा दिया, तो ये मैंने CHO ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दी ना, यहाँ पर मैंने कार्बन की पोजीशन चेंज करी तो वो चेन कहलाई। और कार्बन मतलब सारे ही चेन जैसे आप पहनते हैं तो सारे ही उसके जो यूनिट्स होते हैं वो सेम होते हैं, यहाँ पर यूनिट सेम थे, कार्बन कार्बन थे, मैंने कार्बन की पोजीशन चेंज करी इसलिए चेन कहा गया। अगर ग्रुप की पोजीशन चेंज करेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। और फंक्शनल आइसोमेरिज्म कब होगी, जब हम ग्रुप ही चेंज कर देंगे। यानी अगर यहाँ पर ऐसा बनाए तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ग्रुप कीटोन आ रहा है, अगर C और CHO यहाँ पर ग्रुप अल्डिहाइड आ रहा है, ग्रुप चेंज हो गया इसलिए ये कहलाएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। हम बात कर लेते हैं मेटामेरिज्म की। मेटामेरिज्म कुछ नहीं है, आप अगर फंक्शनल ग्रुप जैसे COC ये ईथर ग्रुप कहलाता है, अगर मैं इसकी जगह चेंज कर दूं यानी CC और OCC, देखिए मैंने इधर मैं 4 कार्बन बना देता हूँ, ये देखिए आप, इधर पहले 1 2 3rd नंबर पे था ऑक्सीजन, अभी भी 3rd पे, ये हटाइए, ये दूसरे नंबर पे था, ये पहले नंबर पे आ गया। कार्बन 4 है, कार्बन इसमें भी 4 है, इसको कहेंगे मेटामेरिज्म। समझ में आ रही है आपके बात? ये खत्म हो गई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, हमने पूरी खत्म कर ली। बायोलॉजी का चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो निकल रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड। सो अब हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, जल्दी जल्दी हम खत्म करने की कोशिश करते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 प्रकार की होती है, एक होती है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक होती है ऑप्टिकल। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या खास बात है, याद रखिए, इसमें sp2 कार्बन होना जरूरी है, और sp2 कार्बन पर जो है सारे एटम्स अलग होना चाहिए, जैसे मैं बनाकर दिखाता हूँ। डिफरेंट एटम्स होना चाहिए, डिफरेंट एटम, जैसे में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, एक X लगा हुआ है, नीचे Y लगा हुआ है, इस पर X लगा हुआ है, इधर Y लगा, दोनों देखिए इस कार्बन में 2 अलग अलग एटम, इस पे भी अलग अलग एटम। अगर ऐसा देखने को मिल जाए, 2 सेम एक ही प्लेन पर आ जाएं, ऊपर वाले प्लेन पर आ जाएं, इसको हम कहते हैं सिस अरेंजमेंट। अगर आपको कार्बन, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, अगर आपको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और X इधर एक X, इधर एक Y और इधर एक Y देखने को मिल जाए, इसको हम कहते हैं ट्रांस अरेंजमेंट। क्या कहते हैं? ट्रांस अरेंजमेंट। याद रखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आगे देख लेंगे, इसको इधर स्किप कर देते हैं। याद रखिए कि ट्रांस सिर्फ 2 चीज़ों में, ट्रांस इन ओनली 2, सिर्फ 2 चीज़ों में आगे होता है। एक मेल्टिंग पॉइंट में आगे होता है, आगे होता है मेल्टिंग पॉइंट में, और एक चीज़ और होती है, ध्यान नहीं आ रही मुझे, एक चीज़ होती है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में भी ट्रांस हमेशा आगे रहता है सिस से। ट्रांस क्या रहता है? सिस, सिर्फ इन 2 चीज़ों में, और सारी चीज़ों में पीछे रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये हो गई आपके जियोमेट्रिकल। अब हम बात कर लेते हैं आगे स्ट्रक्चरल वाले की। मैं पेज चेंज कर लेता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं उसकी ऑप्टिकल की, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कुछ चीज़ें पढ़ना, जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, कायरलिटी क्या होती है, रिटेंशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, रेसिमाइजेशन क्या होता है। अगर हम एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो आपकी लेजर बीम से निकलती है उसको एक निकोल प्रिज्म से पास कराएं, निकोल प्रिज्म से, उसके बाद एक सॉल्यूशन रखा है अंदर, उसके अंदर से पास कराएं सॉल्यूशन के, और वो लाइट अगर प्लेन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाए या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टिल्ट हो जाए निकलने के बाद सॉल्यूशन से, तो हम कहते हैं, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुई तो हम कहेंगे ये सॉल्यूशन डेक्सटेरो रोटेटरी था। इसको प्लस से या फिर डी से बताते हैं, या तो प्लस से या फिर डी से। और अगर इधर हो जाए तो हम कहते हैं इसको लेइवो रोटेटरी था ये सॉल्यूशन, यानी इसने लाइट को माइनस की तरफ, या कहते हैं कि छोटे एल की तरफ, या एंटी क्लॉकवाइज लिखना जरूरी है, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर क्लॉकवाइज, तो याद रखिएगा। इसमें तो जो लोग जो सॉल्यूशन घुमा देते हैं क्लॉकवाइज उन्हें कहते हैं डेक्सरोटरी सॉल्यूशन, और जो एंटी क्लॉकवाइज उन्हें लीवर रोटेटरी सॉल्यूशन। अब हम कायरल और ए कायरल की बात कर लेते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कायरल? कायरल कहते हैं उस चीज को जो एसिमेट्रिक हो, वो कार्बन
जो एसिमेट्रिक हो। उसके बाद एक और चीज़ होना चाहिए, उसमें नॉन सुपर इम्पोजेबल भी होना चाहिए उसकी मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कार्बन है, उस पर यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ आयोडीन है। अगर इसकी हम मिरर इमेज बनाएं तो कार्बन का ब्रोमीन इधर पलट के आ जाएगा, इधर फ्लोरीन इधर आ जाएगा, आपके आयोडीन तो इधर ही रहेगा, ऊपर वाला नहीं बदलता, क्लोरीन इधर। अगर मैं इसको कट करके इसको मैं ना एक सीजर बना देता हूँ ऐसे, इसको कट करके इधर इस पर पेस्ट करना चाहूँ तो पेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रोमीन के ऊपर फ्लोरीन, फ्लोरीन के ऊपर ब्रोमीन आ जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे कि ये जो है ना ये कायरल है, कायरल है, कायरल है, कायरल है। कायरल का मतलब इम्पोज नहीं हो सकता ऊपर। और अगर हम ए कायरल की बात करें, ए कायरल जस्ट इसका उल्टा होता है, अनसिमेट्रिक होता है, सुपर इम्पोज हो जाता है, सुपर इम्पोज हो जाता है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कार्बन है, इधर ब्रोमीन है, इधर भी ब्रोमीन है, इधर ब्रोमीन ले लेते हैं, इधर आयोडीन है और इधर क्लोरीन है। इसके हम मिरर इमेज बनाएंगे, क्या बनेगी? सेम यही बन जाएगी। तो मतलब ये एक आयरल है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज एनेंशियोमर्स। एक टर्म आएगी आपको एनेंशियोमर्स के नाम से, एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स वो चीज़ होती है जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, वो कंपाउंड्स नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बनाकर दिखाया। और एक दो पेयर होती हैं, उनको कहते हैं एनेंशियोमर। जैसे ये भी एनेंशियोमर्स का एग्जांपल है। अगर उन दोनों को बराबरी से इक्वल अमाउंट में इस सॉल्यूशन में, ये मैंने ऊपर सॉल्यूशन बनाया था ना, इस सॉल्यूशन में, ये वाले सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो बराबरी से डालेंगे तो प्लस एल भी उतना ही होगा जितना माइनस एल भी उतना ही होगा जितना प्लस का डी होगा। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी वो मिक्सचर ना ही लाइट को उधर घुमा पाएगा क्लॉकवाइज, ना ही एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे मिक्सचर को हम कहेंगे रेसिमिक मिक्सचर। और उसको हम मिलाने को कहेंगे रेसिमाइजेशन, यानी हमने रेसिमाइजेशन कर दिया और बाहर से किया तो एक्सटर्नल, और अगर अंदर से खुद ब खुद हो गया तो इंटरनल। दोनों तरीके के रेसिमाइजेशन होते हैं। ये रेसिमिक मिक्सचर हो गया। रेसिमिक मिक्सचर को हम प्लस माइनस या फिर डी एल ऐसे दिखाते हैं। और इसका एक एग्जांपल मैं लिख देता हूँ जो एनसीईआरटी ने दिया है। इसका एग्जांपल है ब्यूटेन, प्लस माइनस दोनों, ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक आयरल कार्बन की कुछ स्पेशलिटीज़ बता देता हूँ। एक आयरल जो कार्बन होता है वो तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ शो करता है। वो कौन कौन सी तीन चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। या तो वो रिटेंशन शो करेगा, रिटेंशन, ठीक है, या तो वो TION होता है ना, या फिर वो इन्वर्जन शो करेगा, इन्वर्जन, या फिर वो रेसिमाइजेशन शो करेगा। कब रिटेंशन कब क्या करेगा वो बनाकर देखते हैं। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर मैंने कंपाउंड लिया C2H5, ऐसे बना देते हैं, हाइड्रोजन है और ये CH3 है, ये CH3 है, ये X है। इसमें मैंने Y डाल दिया तो Y यहाँ पर सारा का सारा कंपाउंड वही रहेगा। यहीं पर हाइड्रोजन रहेगा और क्या कहते हैं, यहाँ पर C2H5 रहेगा और यहाँ पर CH3 रहेगा। यानी सारी की सारी चीज़ें अपनी जगह पर रही, रिटेंट रही, हिली नहीं अपनी जगह से। लेकिन यहाँ आकर Y लग गया। हम इस प्रोडक्ट को कहेंगे रिटेंशन प्रोडक्ट। रिटेंशन प्रोडक्ट की बात होती है कि ये जो है रोटेटेड हो जाता है। यानी अगर इसका ये माइनस एल था तो ये प्लस डी बन जाएगा। यानी क्लॉकवाइज घुमाता था ये तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज था तो ये क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये रोटेशन शो करता है, रोटेशन हो जाती है। इस पर टिक लगा देता हूँ। अब आइए, अगर हमने इसमें इसी कंपाउंड में वाई डाला और हमें रिजल्ट कुछ इस तरीके से देखने को मिला कि हमें हाइड्रोजन इस तरफ चला गया और हमारा CH3 ये जो है ना, मैं इधर बना देता हूँ, CH3 यहाँ चला गया, CH3 Y हमारा ये आ गया और C2H5। तो आप देख सकते हैं पलट गया ना। इसको हम कहेंगे इन्वर्जन, पलट गया। जो चीज़ें यहाँ थी वो चीज़ यहाँ आ गई, जो चीज़ यहाँ थी वो यहाँ गई, जो यहाँ थी वो यहाँ चली गई। अगर यही में हमने Y डाला और हमें दोनों चीज़ें मिल गई, बोथ मिल गई, तो इसे हम कहेंगे रेसिमाइजेशन। आप समझ सकते हैं, इन्वर्जन और रिटेंशन जब मिल जाएंगे तो वो रेसिमाइजेशन शो करेंगे, ना वो क्लॉकवाइज घुमा पाएंगे ना एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तीन चीज़ें हो गई, मैंने आपको बताई थी कि तीन चीज़ें शो करता है। उन तीन चीज़ों में से मैंने तीनों समझा दी। अब हमारी लगभग GOC खत्म होने वाली है, हम आगे आते हैं।
एक मैं आपको यहाँ क्वेश्चन बता देता हूँ। कभी कभी क्वेश्चन देते हैं कि जैसे ऐसा दे देंगे, ये बीच में कार्बन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। अब पूछेंगे ये कार्बन जो है ना, ये कायरल है या नहीं है? कायरल तो है। ये आर कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा या एस कॉन्फ़िगरेशन? आप पढ़िएगा आर कॉन्फ़िगरेशन, एस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर इसका एटॉमिक वेट देते हुए 1 2 3 4 लिखना है। जो सबसे ज़्यादा भारी उसको 1, उससे हल्के को 2, उससे हल्के को 3 और उससे हल्के को 4। यानी फ्लोरीन सबसे ऊपर तो सबसे ज़्यादा हल्का है। अच्छा, अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि अगर मैं इसको ट्रिक बता देता हूँ आपको, छोड़िए आप, मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ। अगर 4 एट टॉप है या बॉटम है, नीचे यहाँ पर है या यहाँ पर है, और अगर 4 लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, तो क्या होगा? अगर 4 टॉप पे है या बॉटम पे है, कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। यानी अगर ये आर प्रोडक्ट था और दिखा रहा था पहले, हाँ मैं बताना भूल गया आपको कि आपको इसके बाद बनाने का करना है, 4 को छुपा लेना है और 1 से 2, 2 से 3 की तरफ घूमना है ऐसे। तो ये कौन सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा रहा है? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा रहा है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ना, प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर 4 ऊपर है, मैंने लिखा 4 ऊपर होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, प्रोडक्ट भी क्लॉकवाइज ही घुमाएगा, हम इसलिए उसको आर कह देंगे, आर 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 आर। और अगर लेफ्ट पे हुआ 4 या राइट पे आया तो आप कहेंगे चेंज हो जाएगा, आर का एस बन जाएगा, एस का आर बन जाएगा। ये आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। यानी क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी का क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्लीवेज। व्हाट इज क्लीवेज? क्लीवेज क्या चीज़ होती है? मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। क्लीवेज क्या होता है? जब कार्बन, मैं आपको बता दूं कितने तरीके के क्लीवेज होते हैं। एक क्लीवेज होता है होमोलाइटिक। क्लीवेज होता क्या है? कार्बन का टूटना, कार्बन कार्बन बॉन्ड का टूटना, या किसी के साथ कार्बन का बॉन्ड बना वो टूट जाए। हीट्रोलाइटिक क्लीवेज, हीट्रो होमो का मतलब समझते होंगे। हीट्रोलाइटिक क्लीवेज का मतलब, हीट्रो मतलब अलग अलग, होमो मतलब सेम। अगर कार्बन बॉन्ड कार्बन था, ये मैंने एनर्जी दी और कार्बन टूट गया, तो ये कैसा दिखेगा? ये इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन बराबरी से शेयर हुआ ना, इसलिए इसे होमो कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा? कार्बन को मैंने दी, ये टूट गया, ये वाला कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले गया, ये वाले के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये माइनस में आ जाएगा। और ये वाला थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन ले पाया तो ये प्लस माना जाएगा, क्योंकि इसके पास से इलेक्ट्रॉन ये भी छीन के ले गया। समझ रहे हैं आप? ऐसा होता नहीं है, लेकिन कार्बन कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो कैसे छीन सकता है? मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसा आप कंसेप्ट मत बनाइएगा कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से छीन लेता है जबरन में इलेक्ट्रॉन। इसको हम कहते हैं कार्ब कैटायन, इसको हम कहते हैं कार्ब एनायन। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है, सॉरी फॉर दैट। इसको हम कार्बोनियम भी कहते हैं। इसमें 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होते हैं, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे आगे तो फिर बेंजाइल होता ही है, बेंजाइल, फिर एलाइल, वो तो आपको पता ही है, विनाइल और फिनाइल, सबसे पीछे फिनाइल आता है। लेकिन इसके अंदर, ये वाले के अंदर, कार्बन एनायन के अंदर 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री, और आगे की सीरीज वही रहेगी, बेंजाइल, एलाइल, और यहाँ पे विनाइल, फिनाइल। अच्छा, अब इसमें हम बात कर लेते हैं। पहले मैं इसकी एक चीज़ और बता दूं आपको, ये sp2 होता है, ये जो है ना, ये sp2 होता है और ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ये वाला जो है, ये sp3 होता है और टेट्राहेड्रल होता है। और इसकी बात कर लें, ये जो है बेचारा, इसको कहते हैं हम कार्बन फ्री हो गया और रेडिकल इसने बना दिया, तो कार्बन फ्री रेडिकल। ये sp3 होता है। ये बिल्कुल प्रॉपर्टीज प्लस वाले की तरह दिखाता है। sp3 होता है, और क्या एक और चीज़ है, sp3 होता है और प्लेनर भी होता है। सॉरी, sp2 होगा ना यार, देखो ना आप, जब ये sp2 है ये वाला, तो ये भी sp2 ही होगा। दोनों sp2 होते हैं, दोनों sp2 होते हैं, लेकिन इसका शेप जो है वो, इसका शेप वो प्लेनर होता है, प्लेनर। ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ये प्लेनर होता है। ये भी 3 डिग्री, सबसे ज़्यादा 2 डिग्री स्टेबल, फिर 1 डिग्री स्टेबल, ये चक्कर है। अब हम बात करते हैं बॉन्ड के इफेक्ट्स की, कि बॉन्ड कैसे टूटते हैं, बॉन्ड में कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं, वो हम बात करते हैं। 10 मिनट और ये चैप्टर पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। चलिए आइए, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। कार्बन प्लस जो होता है उसकी स्टेबिलिटी को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सपोर्ट करता है। यानी हमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे कोई सा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन हमें कार्बन के ऊपर प्लस नहीं रहने देना और कार्बन माइनस के ऊपर माइनस नहीं रहने देना। इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन खींचना है और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डालना है ताकि स्टेबल हो जाए दोनों कार्बन बनाना है दोनों को,
इसलिए अब क्या है कि इसकी स्टेबिलिटी को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी इलेक्ट्रॉन जो खींच ले ग्रुप वो वाले, अभी मैं बताऊंगा कौन से ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन आप याद रखिए इसकी स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कारण होती है, और वैसे ये भी है। अब हम बात करते हैं कुछ बॉन्ड्स के इफेक्ट्स की। मैं एनसीईआरटी आपके सामने रख देता हूं ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए। एनसीईआरटी कहती है कि पहला इफेक्ट हम बताएंगे तुम्हें, वो है इंडक्टिव इफेक्ट। ये परमानेंट इफेक्ट होता है। सबसे पहले तो इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट होता है और यूनिडायरेक्शनल होता है। क्या हुआ, जैसे अगर कोई क्लोरीन या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो लगा दिया हमने कार्बन की चेन में, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, आगे खींचेगा, आगे खींचेगा। ये परमानेंट इफेक्ट होता है, याद रखिए ये वाला इफेक्ट परमानेंट होता है। और प्लस आई जो है नंबर ऑफ कार्बन पर भी डिपेंड करता है, यानी मैं कहूँ प्लस आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन्स, है ना, नंबर ऑफ कार्बन्स। और डिग्री पे भी डिपेंड करता है, यानी जितनी ज़्यादा डिग्री उतना ज़्यादा प्लस आई, जितने ज़्यादा कार्बन नंबर ऑफ कार्बन उतने ज़्यादा प्लस आई। इसके बारे में मुझे ये बताना था, एक चीज़ आपको बता देता हूँ पेज ऊपर रखकर, कि प्लस आई इफेक्ट ना एसिड बेसिसिटी को सपोर्ट करता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर बताइए, तो प्लस आई इफेक्ट जिसमें ज़्यादा वो बेसिस ज़्यादा है, जैसे प्लस आई इफेक्ट कम है वो बेसिक कम है। और एसिडिटी को अपोज करता है, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा तो एसिडिटी कम, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये रिलेशन आप बिल्कुल याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आएंगे, पक्का आएंगे। अच्छा, माइनस आई ग्रुप कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं। प्लस आई कार्बन की जो टेंडेंसी है प्लस आई शो करने की, अपनी तरफ ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप खींचता है और कार्बन धक्का देता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये परमानेंट इफेक्ट होता है। और बस इतना ही इसमें काफ़ी है याद रखने को, कोई इसमें ज़्यादा नहीं पूछा जाता। मैं आपको ये बता देता हूँ माइनस आई इफेक्ट्स कौन कौन से ग्रुप शो करते हैं। एक तो NH3+ शो करता है, फिर NO2 शो करता है, फिर जो है आपका साइनाइड शो करता है, फिर SO3H शो करता है, फिर CHO शो करता है, फिर कार्बोक्सिल आपका कीटोन शो करता है, डबल बॉन्ड COOH शो करता है। उसके बाद शो करेगा मेरे ख्याल से COCl शो करेगा, फिर हाँ COOR शो करेगा, फिर शो करेगा आपके CONH2, जैसे हम अमाइड बॉन्ड भी कहते हैं, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। देखते जा रहे हैं आप, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कम पीछे जाता जा रहा है। OH NH2, फिर O यानी ईथर, फिर फिनाइल, मैंने कहा ना फिनाइल सबसे आखिरी में ही आता है, फिर हाइड्रोजन। तो इसको आप याद कैसे रख सकते हैं, इसको आप याद कैसे रख सकते हैं। अमोनियम नाइट्रो साइनो सल्फोनाइल, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, असाइल अराइल अमाइड फकल बी। और इसके बाद मैंने OH नहीं लिखा, एक सेकंड, यहाँ लिख देते हैं OH, छोटा था यहाँ लिख दिया था, इसको आप लाइन से याद रखें, OH आखिरी में। ये फिर अमोनियम आयन था, ये अमोनिया का पार्ट है, फिर ईथर और फिनाइल और हाइड्रोजन। ये प्लस आई इफेक्ट शो नहीं करते हैं, बल्कि माइनस आई शो करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ। ये आप एनसीईआरटी भी देख सकते हैं, ये उन लोगों ने दे रखे हैं ग्रुप। तो आप पेज नंबर 344 है, देखिए 344, पेज नंबर 344 पे आप खोल के देख सकते हैं, ये सब उन लोग ग्रुप दे सकते हैं, आप ये भी पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेजोनेंस की। अगला टॉपिक है हमारा रेजोनेंस इफेक्ट जो है रेजोनेंस। रेजोनेंस बेंजीन रिंग के कारण होता है, ऐसा नहीं है। लोग सोचते हैं बेंजीन रिंग है तो रेजोनेंस होगा वरना नहीं होगा, ऐसी बात बिल्कुल गलत है। रेजोनेंस कहीं पर भी हो सकता है। रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस की मैं अगर आपको डेफिनेशन बोलूँ तो रेजोनेंस वहाँ पर होता है जहाँ पर डबल बॉन्ड हो, या फिर वहाँ पर जो है वो होना चाहिए आपके इलेक्ट्रॉन पेयर। रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल यानी सोचा समझा मनगढ़ंत कॉन्सेप्ट है, कोई असली में नहीं होता ऐसा। और जो है पोजीशन ऑफ एटम, स्ट्रक्चर, एनर्जी, ये सब चीज़ें चेंज नहीं होती। कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए, प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक सेकंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी और हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होता है। और स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस किन चीज़ों से देखी जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस किन चीज़ों से देखी जाती है। अब आइए रेजोनेंस पर जो हमें पढ़ना था। रेजोनेंस है क्या? द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड, एक सेकेंड, द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल बाय इंटरेक्शन ऑफ टू पाई बॉन्ड्स।
और बिटवीन पाई और लोन पेयर, या तो दो पाई बॉन्ड की वजह से होगा या पाई बॉन्ड और लोन पेयर की वजह से होगा रेजोनेंस ऑन एडजेसेंट एटम, ये कहलाता है आपका रेजोनेंस। दो तरीके के रेजोनेंस होते हैं, प्लस आर इफेक्ट वाले, यानी जो रेजोनेंस की पॉजिटिविटी शो करते हैं, रेजोनेंस की तरफ रेजोनेंस करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन को धकेल देते हैं। इलेक्ट्रॉन को NH2 के ऊपर ये लोन पेयर है, ये नीचे जाएगी जाएगी जाएगी, घूमेगी, बहुत देर लगाएगी इसमें, तो ये रेजोनेंस कहलाएगा, यानी इसमें घूमना, कभी कहीं है कभी कहीं। ये देखिए आप स्टेबिलिटी इससे प्लस आर इफेक्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स भी कहला सकते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं इसमें रिंग में, और जो है इनको रिंग एक्टिवेटर्स भी कहते हैं। और नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट भी देखने को मिलता है हमें कहीं कहीं, जैसे NO2 है, रिंग से उन्होंने उल्टा इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इतने बड़े वाले हैं कि इन्होंने रिंग से ही इलेक्ट्रॉन खींच लिया, आप सोचिए, और खींचते खींचते घुमाते रहते हैं अपने अंदर ऐसे ऐसे। ये इतने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर एक एक्चुअल स्ट्रक्चर को उठाएं और एक्चुअल स्ट्रक्चर को उठा के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे कम एनर्जी वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ लिखा हुआ है, उसको अगर हम उसकी एनर्जी माइनस कर दें तो उसको हम कहते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। नाइट्रोमीथेन में भी हमें रेजोनेंस देखने को मिलती है, दो स्ट्रक्चर हैं उसके रेजोनेंस के। अच्छा, अब रेजोनेंस की स्टेबिलिटी कैसे होती है? सबसे पहले तो ये नंबर ऑफ ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे तो ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर आपके एटम से ऑक्टेट होगा वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि उसमें डुप्लेट होता है। लेस सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्ज, यानी अपोजिट चार्जेस पास पास होंगे तो ज़्यादा स्टेबल होगा। और नेगेटिव चार्जेस मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर होना चाहिए, और पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पर होना चाहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और चीज़ थी, मोर डिस्पर्सल ऑफ चार्ज भी होना चाहिए, जिससे कि स्टेबिलिटी गेन करता है। ये हमने देख लिया। यहाँ पर प्लस आर और माइनस आर ग्रुप्स दिए हुए हैं, ये आप NCERT के पेज नंबर 346 पर पढ़ सकते हैं। हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। मल्टीपल बॉन्ड इफेक्ट है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है ना, वो पाई बॉन्ड अगर दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में है तो फिर वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करता है। अगर नहीं है, ऐसा अलग अलग के बीच में है, तो वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करता है। मैं चार चीज़ लिख दूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए। H2O यानी पानी, ROH शराब कहते हैं इसको, CH3 COOH और HCN 1 2 3 और 4, ये चार चीज़ों को छोड़कर बाकी सब जो है वो शो करते हैं। क्या शो करते हैं? ये शो नहीं करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये शो नहीं करते हैं। पानी, शराब, एसिड और जहर, ये चार चीज़ें शो नहीं करती, बाकी सारे लोग कर सकते हैं। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, मैं आपको पेन से लिखकर दिखा देता हूँ घर पे। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? जैसे पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड और ट्रांसफर टू दैट एटम, पाई बॉन्ड उस एटम पर जाता है जिस पर आकर जो है अटैकिंग रिएजेंट, जैसे हाइड्रोजन अटैकिंग है तो आकर उसी पर जुड़ा जिस पर नेगेटिव चार्ज आया होगा। पाई, क्योंकि पाई बॉन्ड इस पर गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया होगा, लेकिन प्लस लेकर जब H+ आया तो उसने उसको न्यूट्रल कर दिया। अब नेगेटिव में क्या होता है? ये इस पर जाकर ये नेगेटिव तो हो गया, लेकिन बेचारा नेगेटिव ही रहा क्योंकि साइनाइड तो इससे जाकर जुड़ गया, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं एक चीज़ की, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये लिख लीजिएगा, पेज नंबर NCERT के 347 पर दी हुई है। व्हेन इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट इन अपोजिट डायरेक्शन, जब दोनों चीज़ें आपस में भिड़ जाती हैं, लड़ जाती हैं, इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमेरिक, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट प्रीडोमिनेट यानी वो जीत जाता है। हम बात कर लेते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की। हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या? द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर सब पाई की बात नहीं हो रही, ये खास बात है, इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। लेकिन यहाँ पर पाई की बात नहीं हो रही, सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन का ऑफ अल्काइल ग्रुप एंटर इनटू पार्शियल कॉन्जुगेशन, यानी कॉन्जुगेशन होने लगता है, जैसा रेजोनेंस में देखने को मिला था, थोड़ा थोड़ा वैसे ही, लेकिन में ये नो बॉन्ड रेजोनेंस कहलाता है। इसमें पाई बॉन्ड है ही नहीं, तब भी रेजोनेंस हो रही है। अटैच्ड अनसैचुरेटेड सिस्टम और विद द अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल, हाइपर कॉन्जुगेशन इज परमानेंट इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है ये देखिए आप आखिरी में, इस पर पॉजिटिव चार्ज था, इसने पॉजिटिव चार्ज अपना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसने जो है क्या किया, अपना हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो हाइड्रोजन ऐसा हो गया, फिर इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया, इस वाले से छीन लिया, ऐसा हो गया, फिर इस वाले को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर इस वाले से छीन लिया, ऐसा हो गया। तो ये दिक्कत है इसके साथ। इसमें भी वही है 3 to 1 डिग्री, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। लेकिन अराइल हैलाइड्स में उल्टा होता है, ये अल्काइल के लिए है, अराइल के लिए अलग होता है, NCERT में नहीं दिया हुआ है। हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि एनालिटिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कभी कभार एक आधा जाता है। अगर आपने कमेंट बॉक्स में कहा कि पढ़ा दीजिए तो मैं पढ़ा दूंगा, वरना आपका चैप्टर पूरा हुआ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हम चलते हैं अगले चैप्टर पर, जिसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स।